ये लीगल डिस्क्लेमर है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेजेंटेशन होती हैं और जो भी डिबेट्स होती हैं, इनका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इनकरेज करना है। तो सवाल यही है कि सभी लोग काम कर रहे हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट को, लेकिन देश में देखा जा रहा है कि एक बहुत जो पाखंडवाद आपको देखने को मिल रहा है। आए दिन इतने सारे न्यूज़ मीडिया कवर्स देखने को मिलते हैं जहां ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ग विशेष, जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। जाति के आधार पर किसी को मूंछ रखने पर मार दिया जाता है। किसी बच्चे को पानी पी लेने पर उसको मार दिया जाता है कि तू नीची जाति का है। किसी को नीची जाति होने के कारण उसको जहाँ पे वो जॉब करता है वहाँ पे लगातार उसको परेशान किया जाता है। मैं किसी नीची जाति नहीं मानता हूँ कि किसी की जाति नीची होती है। दरअसल लोगों ने बना रखा है कि वो खुद से ऊंचे हैं तो बाकी सब ऑटोमेटिकली नीच हो गए। मतलब खुद को ही ऊंचा बताना शुरू कर दिए हैं और दूसरों को नीचा बताना। तो कुछ लोगों ने ऐसे बना रखा है। तो वहाँ पे जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे उनको ये बता के या फिर अपने जाति के लोगों के साथ मिलकर वो नीची जाति वाला है, उसको ये करो। तो हर जगह जो भेदभाव की प्रणाली जो देखने को मिलती है। देश आज़ाद हुए 77 ईयर्स हो गए। क्या लगता है आपको कैसे ये सारे प्रॉब्लम्स खत्म होंगे? क्या लगता है आपको कि कैसे जो हैं अचानक से लोग जो हैं, ये जो जातिवाद एक इतनी बड़ी बीमारी है, महामारी है, और ये कैसे ख़त्म होगा? लोग अचानक से अपनी जाति को कैसे छोड़ देंगे? जब जाति के आधार पर अभी कोई क्रिकेट होगा तो जाति के आधार पर खोजा जाता है कि अच्छा ये जो इतने विकेट लिया है, ये जो सेंचुरी मारा है, हाफ सेंचुरी, ये जो मैच जिताया है, ये जो ओलंपिक खेल के आया है, ओलंपिक में कोई मेडल लेकर आया, इसकी जाति क्या थी? और फिर ये उछाला जाता है कि देखो हमारी जाति वाले ने ये किया। और जिनको लगातार प्रताड़ित किया गया है 1000 सालों से, उन पर टीका टिप्पणी फिर से की जाती है, फवतियाँ कसी जाती हैं कि तुम नकारे हो, तुम ये हो, वो हो। पहले तो उनका सिलेक्शन ही नहीं किया जाएगा। जब सिलेक्शन ही नहीं होगा तो सिलेक्शन में रोक दिया, तो जब गए ही नहीं वहाँ पे तो जीत के क्या लाएंगे? और हम सब जानते हैं कि कामेरा वर्ग जो है वो बहुजन समाज है। बहुजन समाज यानी SC ST OBC हमेशा से ही सबसे ज़्यादा कामेरा, काम करने की क्षमता, दिन भर खेतों में काम करना हो, पत्थर तोड़ना हो। दशरथ माझी का नाम आपने सुना होगा कि उन्होंने पत्थर तोड़ दिए और पहाड़ तोड़ तोड़ के रास्ते बना दिए। तब जाके अब कितना किलोमीटर कम हो गया तब जाके, और जब वो बना रहे थे तब उनका कितना मजाक उड़ाया, फिल्में बन गई उस पर। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि जो मेहनत कश वर्ग है, जो लोगों के लिए पलंग से लेकर कुर्सी से लेकर जो घर बनाता है, जो भवन बनाता है, जो इवन पूजा पाठ करने के लिए जो शिल्पकला, जो मंदिर बनाने होते हैं, जो टेम्पल्स दिवाले बनाने होते हैं, जो स्तूप बनाने होते हैं, उसकी शिल्पकला तक जो है कामेरा वर्ग बनाता है। और वही इसी वर्ग को नीचा कर दिया गया और अब कहा जा रहा है कि ये लोगों में अयोग्य हैं। अरे जिंदगी जब तुम बेटा घूमते थे ना बैठ के तूंद फुला के, तब भी यही लोग काम कर रहे थे। इन्हीं के काम करने से ही जो गेहूं उपजा, जो चावल उपजा, जो दालें उपजी, वो तुम्हारे पेट में गई तब तूंद निकला। तो ये समझने की जरूरत है कि वो वर्ग जो लगातार मेहनत करके सबके पेट भरा, जो सबकी गंदगी साफ किया, चाहे उसके कपड़े जो पहना हो उसमें जो मैल लग रहा हो, वो भी गंदगी कोई वर्ग धुल ही तो रहा था ना, कपड़े धुल कर देना। तो जो कामेरा वर्ग था, जिसके आधार पर पूरा भारत की जो संरचना है वो कामेरा वर्ग से है। जरा सोचिए, कल्पना कीजिए कि आज कामेरा वर्ग को सिर्फ हटा दीजिए। जितने जो काम करते हैं, जो दाढ़ी बनाता है किसी की, जो किसी के कपड़े धुलता है, सोच लीजिए, जो किराना स्टोर चलाते हैं, जो आपको गेहूं चावल दाने देते हैं, जो सब्जी बेचते हैं, एक बार बंद कर दीजिए ये मार्केट और फिर देख लीजिए कि क्या हाल होगा देश का। पूरी देश की अर्थव्यवस्था टूट के चली जाएगी। जितने जितने छोटे, जिसको आप छोटा काम समझते हो, छोटा जाति जिसको बना दिया गया, इन्होंने पूरे भारत की अर्थव्यवस्था संभाल रखी है। और उस वर्ग को नीचा कहना, उस बच्चे के, उनके यहाँ से जो बच्चे जाते हैं उनको प्रताड़ित करना, उनको आगे बढ़ने से रोकना, नीची जाति कह के हर जगह पे कब्जा करना, ये सारी चीजें चल रही थी। तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जो अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी हैं उनको ही परेशान करना
और उनको धर्म को भी मानना कि ये हमारा धर्म है, धर्म के ही अनुसार तो हम फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें व्यवस्थाएं चली आई। समझने की बात ये है कि ये प्रॉब्लम दूर कैसे होगी। जो ये सोच आई हुई है लोगों के अंदर, ये छोटा है मैं बड़ा हूँ, है मैं बड़ा हूँ इसीलिए ही छोटा है, ये सोच दूर कैसे होगी। तो इसीलिए आज ये मैंने सवाल खड़ा किया है कि भारत में जो रेशनलिस्ट लोग जो आ रहे हैं, जो रेशनल बन रहे हैं, जो तर्क वितर्क कर रहे हैं, जो नई पीढ़ी आ रही है, बहुजन पीढ़ी जो आ रही है, या जनरल वर्ग से भी जो रेशनलिस्ट आ रहे हैं, वो इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या भविष्य होगा, भविष्य में हम जातिवाद को कैसे खत्म कर पाएंगे। और बहुत सारे जो युवा वर्ग काम कर रहा है, तो जब वो काम कर ही रहा है तो उसके मूलभूत उसको भी कुछ चाहिए, संसाधन चाहिए, उसके पास रिसोर्सेस की कमी है। तो ये सारी चीज़ें भी हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, और जितने भी जो हमारे रेशनल साथी हैं सब लोग एक एक करके आते जाएंगे और जुड़ते जाएंगे। तो चले सबसे पहले हम लोग रियलिस्ट आज़ाद जी को जोड़ते हैं। जी रियलिस्ट आज़ाद, कैसे हैं आप? जी सर, बहुत बढ़िया। आप बताइए आप कैसे हैं? आपको जय भीम, और सभी सुनने वाले हमारे साथियों को भी जय भीम। हाँ जय भीम आपको। एक बात एक और देखी जाती है कि इतने सारे डिबेटीज आते हैं डिबेट करने के लिए, और आजकल एक पैटर्न देखा गया है कि बहुत सारे डिबेटी आते हैं। पहले तो बहुत गर्व से आते थे कि हम तो वो हैं, ब्राह्मण हैं, और अब एक पैटर्न देखा गया है कि वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हम जो हैं वो एससी हैं, एसटी हैं, इस तरह के जो हैं चीजें देखी जा रही हैं। सवाल ये है जी जी बिल्कुल सर, आप बहुत सही कि ये लोग आईडी क्यों बदल के आ रहे हैं ये लोग? हाँ, तो सर इनका जो मेन उद्देश्य मुझे लगा, या मैं समझता हूँ मेरी समझ से सर, कि हम लोगों ने जैसे स्टार्ट किया था, पहले आपने लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करी, उसके बाद हमने भी की, तो शुरुआत में देखा कि बहुत इनका डिबेट करने का क्रेज था और ये बहुत आती थी। मतलब जैसे ही हमने एक टॉपिक लगाया कि वेदों में कोई आइए साइंस प्रूव करिए, तो ये तुरंत आए, क्योंकि इनको लगा कि शायद हम लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, और ये अपनी वेदों में या हमें अपनी जो लॉजिकल फैलेसीज खेलते हैं उनमें फंसा के, और ये वेदों में या इनके धर्म ग्रंथों में साइंस प्रूव कर लेंगे। लेकिन जैसे इनको लगा कि अरे वेदों में तो अंधा कुटिल सांप भी है, अरे इनके पुराणों में तो कृष्ण और इस तरीके की इनकी अश्लील कहानियां भी हैं, तो इनको जब किया तो पहले इन्होंने कहा कि मिलावट हो गई है, ये हो गया। फिर हमने वो भी वहां पर पंच किया कि भाई मिलावटी आप रोना रोते हो, तो हमने उसके भी तोड़ निकाले और उस पर भी स्ट्रीम्स की कि मिलावटी ये नहीं है, और देखिए आपके यहाँ पर ये अभी भी चलती हैं। और वो सारी चीजें, मतलब इनके जिस तरीके से कहते हैं कि भाई मैक्स मूलर ने मिलावट कर दी, तो हमने दिखाया कि इस तरीके से इनके जो स्वामी विवेकानंद है वो मैक्स मूलर की कितनी तारीफें करके गए हैं, और वो कह के गए हैं अगर मैक्स मूलर नहीं होता तो हमारा तो जो साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य, वो तो खत्म होने के लिए था, खत्म होने की तरफ था। तो वो सारी चीजें स्ट्रीम करी। फिर इन्होंने कहा यार ये भी अब हमारे से नहीं, अब इसको मैं कैसे काउंटर करूं, तो इन्होंने सीधा सा एक तरीका ढूंढा। इन्होंने सोचा कि देखिए इन लोगों को अब हम दूसरा कोई ये डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इनका उद्देश्य होता है कि छद्म वेश रखकर और किसी तरीके से मूवमेंट को बिगाड़ देना, और वही इन्होंने शुरू किया। इन्होंने आइडिया बनाए और जो बहुजन सरनेम्स होते हैं वो सरनेम्स यूज किए, और इन्होंने बताया कि हम कभी ओबीसी हैं, कभी एसटी हैं। तो इन्होंने एक जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है, या इन्होंने एक मैसेज देने के लिए ये प्रयास किया है कि हम इनकी स्ट्रीम्स पे जाएंगे और हम अपना ऐसा नाम रखेंगे जिससे हम बोलेंगे कि भाई हम दलित हैं, हम ओबीसी हैं, और फिर हम ये बोलेंगे कि देखो एक दलित होकर एक दलित के खिलाफ बोल रहा है, यानी कि दलितों की कमियां गिना रहा है। मतलब जो विक्टिम ब्लेमिंग होती है वो ब्लेमिंग इन्होंने करना शुरू की, बैशिंग शुरू की, और ओबीसी को इसी तरीके से टारगेट किया। और इन्होंने सोचा इस तरीके से अगर हम जाएंगे तो शायद हमारे लिए कुछ इनसे काउंटर करने का ऑप्शन हमारे पास होगा। तो इन्होंने मतलब इम्पोस्टर बनने की कोशिशें की हैं, हालांकि वो भी इनकी कामयाब नहीं हो पा रही हैं। तो ये अब आना ही बंद हो गए हैं। अब ये देखते हैं कि डिबेटीज पहले बहुत ज्यादा आया करते थे, मतलब हम 5 घंटे की स्ट्रीम्स की जगह कभी कभी 7-7, 8-8 घंटे हो जाते थे, क्योंकि इनकी लाइन लगी रहती थी और ये चैलेंज भी करते थे आने के लिए। लेकिन इन्होंने देखा कि इनके सारे वेद पुराण जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, स्मृतियां, वो सारी हमने डिकोड कर डाली हैं, और उनमें जहां भी इन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारे जातिवाद नहीं है, यहाँ पर हमारे साइंस है, हमने हर एक चैप्टर को इनके जब क्रोधा तो फिर ये आना ही बंद कर गए। और अभी आप भी सर देख रहे होंगे जिस तरीके से कि ये लोग बहुत कम आते हैं और इनका आना बहुत कम होता ही जा रहा है। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये लोग बहुत कम होते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने।
तो ये मतलब कुल मिला के जिस तरह से गर्व से कहो हम ये हैं, गर्व से कहो हम वो हैं का जो नारा ये चला रखे थे, अब इस तरह पर इस राह पे उतर आए हैं कि ये अब एससी बन के आ जाते हैं, एसटी बन के आ जाते हैं, ओबीसी बन के आते हैं और कुछ ही देर में इनका चेहरा जो है 5 मिनट 10 मिनट जैसे आप बात करेंगे और धर्म ग्रंथों पे सवाल उठाएंगे तो तुरंत उनका चेहरा जो है सामने आ ही जाता है। एक और चीज देखी गई है, एक और पैटर्न इनका देखा गया है कि ये लोग डिबेट में जो इनके तथ्य होते हैं, कुछ मूलभूत इनके जो तथ्य हैं कि पहले तो ये हर जगह ये दिखाते हैं कि अरे जाति से ही हम जाति से ही ब्राह्मण हैं, हम जाति से ही सो कॉल्ड अपने को अपर कास्ट हैं, तो ये हर जगह दिखाते हैं। शादी विवाह में तो रहता ही रहता है, इवन हर जगह पे हर प्लेटफॉर्म पे दिखाते हैं। लेकिन जब डिबेट में ये आते हैं तो इनका चेहरा थोड़ा बदल जाता है। अब ये दूसरों को बताने की ये कोशिश करते हैं कि जो वर्ण है ना वो जाति से नहीं बल्कि कर्म से होता है। ये एक पैटर्न इन लोगों का देखा गया है कि अपने घरों में पूरी तरह से जातिवाद फॉलो करते हैं, जनेऊ करवाते हैं, प्लस जो है हर चीज कट्टर रूप से जो इनका धर्म है उसका पालन करते हैं। लेकिन जब कहीं डिबेट में जाते हैं किसी दूसरे से या किसी SC ST OBC से डिबेट करते हैं तो उसी चीज को थोड़ा बदल लेते हैं, पैटर्न बदल लेते हैं और अब कहते हैं कि नहीं जाति से नहीं कर्म से होता है। तो भैया ये बात तो जो SC ST OBC है उसको कहना चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं SC ST OBC ब्राह्मण बन जाता तब तो ये बात कहता ना वो कि हाँ भाई इससे होता है। लेकिन ये बात जो है वो कह रहे हैं जो ऑलरेडी जाति से हैं। क्या ये पैटर्न आपके यहाँ भी चलता है, ऐसा फॉलो करते हो? और सर इनफैक्ट इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि ऐसे भी हमारे बीच रैशनल साथी आए हैं जो जनेऊधारी रहे हैं, खुद को एथीस्ट कहते हैं, लेकिन मतलब वो जनेऊ पहनकर एथीस्ट बनकर बैठे थे हमारे साथ जब आपने खुद ही यहाँ पर लाइव एक्सपोज किया था। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, मतलब आज भी हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो खुद को एथीस्ट कहते हैं, रैशनल कहते हैं। वो कहते हैं भाई हम बहुजन मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, हम जातिवाद के खिलाफ हैं, लेकिन जब बात आती है तो कहते हैं कि भाई हम रैशनल या एथीस्ट बाद में है, सबसे पहले हमें सवर्ण एथीस्ट हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे लोग आते हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने जो रैशनलिज्म की शुरुआत की तो इसमें बहुत सारे ऐसे भी जनेऊधारी भी आपके साथ आए और उन्होंने बाकायदे हम भी रैशनल कहा का नारा लगा के आपके साथ शामिल हुए, मंच भी साझा किए और आपकी भाषा बोलते रहे, लेकिन बीच में आगे अपना जब एजेंडा उन्होंने सेटल करना शुरू किया तो उनकी पोल भी खुलती चली गई। तो ऐसे हालात में आपने क्या किया उनको आगे, मतलब क्या था, वो साथ में रहे टिके या फिर साइडलाइन कर दिए गए, क्या रहा उनका? हाँ सर, जैसे पता चला कि इनका वो मतलब जो इन्होंने नास्तिकता का जो एक लबादा ओढ़ रखा था वो बहुत ज्यादा चला नहीं, मतलब बीच में ही लोग बाबा साहब के ऊपर कमेंटबाजी करने लगे और देखा कि भाई पता चला कि जनेऊ भी पहनते हैं। तो अब जनेऊ पता चला तो फिर इनको फिर एक्सपोज किया गया और फिर ये साइडलाइन कर दिए गए और अब वो खत्म हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग, मतलब अभी रिसेंट की एक बात करता हूँ कि एक कोई व्यक्ति, एक कोई महिला थी जो रैशनल बन के हमारे चैनल्स पर आई, लेकिन उन्होंने जैसे आकर हमारे चैनल्स पे मतलब बात रखी तो मतलब उनकी बात से थोड़ा हम लोगों को ऐसा लगा कि ये थोड़ी सस्पिशियस हैं। हमने देखा कि इनको ऑब्जर्व करते हैं कि क्या है इनकी स्थिति, तो देखा कि बहुत ज्यादा वो मतलब बाबा साहब के ऊपर के अगर कोई जैसे बात कर रही है कि हाँ ये कमी है, अरे तू बाबा साहब तुमको ये सिखा के गए, अरे बाबा साहब तुमको वो सिखा के गए, मतलब कुछ हमारी ही चैनल्स को इन्होंने छोटे मोटे समझकर टारगेट कर लिया कि भाई ये तो आ जाते हैं बातों में सवर्णों की, और वो उनको बहला फुसला लिया और हम लोगों के खिलाफ भी खड़ा किया गया। ऐसा नहीं कि आप लोगों के खिलाफ खड़ा नहीं किया गया। तो इन्होंने उनको भड़का कर हमारे खिलाफ बुलवाया और पता चला उस मूवमेंट को पूरा खराब करने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन इनकी चालों से हम पहले ही समझ चुके थे और ये हमारे लाइव सेट में आकर ही हम लोगों को ही वो बोलने लगे कि भाई ये लोग हमसे डरते हैं, हमें लेते नहीं। तो ऐसा हमें लगा था कि ये छद्म लोग हैं और ये मूवमेंट खराब करने आए हैं, तो हमने तो उन्हें दरकिनार कर दिया, लेकिन इन्होंने दूसरी जगह हमारी चैनल्स पे शरण ले ली और वो लोग नहीं समझ पाए तो वो हमारे खिलाफ खड़े हो गए। और अब देखते हैं कि वो जो नाम दिए हैं, क्योंकि मेन चैनल इवन जो भी हो, कोई भी हो, हाँ,
तो मतलब ऐसे जो लोग हैं उनके चैनल्स पे मतलब कभी आकर यहाँ पर जय भीम बोलते थे और वो वहां जाकर हर हर महादेव मतलब किनारे लग रहे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं सर रैशनल के जो पूरी तरीके से मूवमेंट को खराब करने की मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि देखें साथियों, इस चीज़ से बहुत बड़ी सबक लेने की ज़रूरत है कि अपने समाज से जब भी लड़के काम करते हैं तो उनके तरफ से, आपने किसी फीमेल का नाम, फीमेल को बताया ना, महिला बताया ना? हाँ महिला, सोच लीजिए, मतलब मर्द तो मर्द, महिलाएं भी ऐसी आ जा रही हैं जो रेशनल का चोला पहन के आ जा रही हैं और रेशनलिस्ट लोगों के चैनल पे आती हैं मंच शेयर करने के लिए, और कहीं दूसरी जगह जाकर धार्मिक नारे भी लगा रही हैं। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो जो कोई भी रेशनलिस्ट काम कर रहे हैं, बहुत सावधानी से काम करने की जरूरत है। अच्छा, एक और बात बताइए कि कभी आपको ऐसा भी फील हुआ कि अपने ही समाज से लड़के, वो तो खैर आपने वो बताया कि चलो जनरल वर्ग से थे तो उन्होंने ऐसा किया, तो उन लोगों का तो प्रयास हमेशा से रहा है कि कोई भी SC ST OBC जो हैं वो अपने लोगों को जागरूक ना कर सके, क्योंकि जैसे जैसे SC ST OBC फंसे रहेंगे, बहुजन समाज जैसे जैसे अंधविश्वास में फंसा रहेगा तो अल्टीमेटली पहुंचेगा उनके ही दरबार में, और अगर जागरूक हो गया तो नहीं पहुंचेगा, तो वो हमेशा रोकने का प्रयास करेंगे। कभी आपको ऐसा फील हुआ कि बहुजन समाज से भी कुछ लोग आपके साथ में थे और वो भी आपके अगेंस्ट में चले गए? मैं कहूँगा कि किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी व्यक्ति का, और अगर ऐसा कभी आपको फील हुआ हो कि क्या बहुजन समाज, और अगर वो आपके अगेंस्ट में गए तो मूलभूत सिद्धांतों के कारण गए या आपने कोई गलती की इस कारण से गए, ये भी बताएंगे जी। देखिए सर, ये बात तो सही है कि हमारे बहुजन समाज के भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो इस मूवमेंट को खराब करने में पूरा अपना योगदान देते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पूरा प्रयास किया, और मतलब मैं तो ये कहूंगा सर कि जो सवर्ण है उनकी चालबाजियां और उनकी जालसाजियां तो हम समझ सकते हैं, और उनको तो हम सो कॉल्ड सवर्ण, जो सो कॉल्ड सवर्ण है उनको तो हम पंच आउट भी कर सकते हैं, और उनको मतलब हम ये उनकी जो चालबाजियां हैं जितनी भी हैं वहां पर वो लोग आते हैं तो उनको हम समझ भी जाते हैं। तो सो कॉल्ड जो भी लोग हैं इनको तो हम वहां नॉकआउट कर देते हैं, लेकिन हमारे भी ऐसे लोग होते हैं जिनको हम अपना समझते हैं और वो हमारे साथ भी बैठते हैं, और बाद में वही मतलब ऐसे बीच बीच में ऐसे भी लोग आते गए हैं हमारे लोग भी कि उनकी मतलब बहुत जल्दी सेंटिमेंट हर्ट होते हैं। मतलब उनका क्या रहता है कि वो आए, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि जैसे हम ये मूवमेंट चला रहे हैं तो सर आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता कि यहाँ पर हम जो बैठे हुए हैं या आप बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपने जैसे लाइव सेट में लिंक दिया, तो अब आपके पास एक लिमिटेशन है कि यहाँ पर इतनी सीट्स हैं अवेलेबल, उनमें कुछ ही लोग ज्वाइन कर पाएंगे। अब जो रेगुलरली लोग ज्वाइन करते हैं, जो हर स्ट्रीम में ज्वाइन करते हैं, तो आप कोशिश करोगे कि एटलीस्ट जो नए लोगों को भी मौका मिले, या बहुत सारे जो लोग होते हैं जिनके जेन्युइन सवाल होते हैं या कुछ उनको पूछना रहता है, वो नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुजन समाज हो या कोई भी समाज हो या जो मतलब टेक्नोलॉजी का इतना यूज टू नहीं है और वो उसके बारे में इतना नहीं जानता है, तो उसको शुरुआत में ज्वाइन करने में दिक्कत आती ही आती है, तो वो नहीं जुड़ पाते हैं। और जो एक दो बार ज्वाइन कर लिए उनको पता होता है तो वो उसमें मतलब परफेक्टली बहुत जल्दी ज्वाइन भी कर जाते हैं, तो स्टूडियो में जगह वो फुल करके बैठ जाते हैं। तो अब ऐसे में ये भी होता है कि बहुत सारे लोग हैं वो नए लोग नहीं जुड़ पाते हैं उनकी वजह से। तो हम लोगों ने ये, हालांकि हमारे जो समझदार साथी हैं, जितने भी हमारे जो एक्चुअल रैशनल मैं उनको मानता हूँ और जो हैं वो इन सारी चीजों को समझते हैं, वो जब जरूरत होती है तभी वो आते हैं, और वो जो सही सवाल उनको रखना होता है तभी आते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब हर दिन ही आते हैं, जिनका कोई जेन्युइन सवाल भी नहीं होता है, और अगर उनको किसी दिन, अगर मान लीजिए आपके स्टूडियो में ज्यादा लोग हैं और आप उनको नहीं दे पाए मौका, या देखिए हम भी एक इंसान ही है, कोई मशीन तो है नहीं, तो 5 घंटे की हम स्ट्रीम करते हैं तो इसमें एनर्जी तो लगती है, तो कोई वेट कर रहा है उसको ये लग सकता है कि हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं, तो हमारा कभी ये वैसे एसजे सर ने कभी ये बात कही नहीं होगी, तो दोस्तों आप भी समझने की कोशिश करिए जो हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। तो हमारे एक्सपीरियंसेस ये होते हैं कि हम कभी नहीं चाहते कि कोई भी साथी जो स्टूडियो में बैठा है वो वेट करते करते बिना बात किए चला जाए, क्योंकि हम जानते हैं आपका भी समय कीमती है और आप निराश होकर ना जाएं, हम सभी से बात करें, लेकिन अल्टीमेटली हम भी एक इंसान है, तो एक जो एनर्जी होती है हम उतना ही काम कर सकते हैं। तो ये भी है कि हम
नहीं भी ले पाते हैं तो हम बोल भी देते हैं कि आप अगली स्ट्रीम में आइए, हम लोग याद भी रखते हैं कि अगली स्ट्रीम में जो नहीं जिनको ऐड कर पाए थे उनको हम ऐड कर लें। तो ये होता है, लेकिन इससे कुछ लोगों को नहीं ऐड कर पाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं कि जिन्होंने गालियां तक हम लोगों को इसके चलते दी हैं कि अरे तुमने मुझे ऐड क्यों नहीं किया, ये भी। तो मतलब मैं ये कहूंगा कि कुछ लोग ये समझते हैं शायद ये मूवमेंट उनके ही लिए चल रहा है या किसी व्यक्ति विशेष के लिए चल रहा है। तो देखिए, मूवमेंट में व्यक्ति विशेष मैटर नहीं करता, हम ये मानते हैं। आज हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, कल के दिन अगर आप लोगों को हम लोगों पे भी डाउट होता है तो आप लोग बिल्कुल सवाल खड़ा कीजिए, लेकिन आप छोटी बातों पर मतलब कि हम लोग आपको ऐड नहीं कर पाए, क्योंकि कोई नहीं कोई साथी हर रोज रह ही जाता है जिसको हम लोग ऐड ना कर पाए। मतलब कहने का ये मतलब है कि लोग जो हैं कुछ काम रियलिस्ट आजाद कर रहे हैं और कुछ दूसरे लोग जो हैं उनका ईगो हर्ट हो रहा है कि रियलिस्ट आजाद जो है लगातार हमको क्यों नहीं प्लेटफॉर्म पे स्थान दे रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये भी ये मुख्य वजह है सर। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए साथियों, क्योंकि अगर ऐसा आप एक्सपेक्टेशन लेंगे तो फिर मेरे चैनल पे तो सबका ईगो हर्ट होगा लाइन से, क्योंकि मैं तो किसी को भी नहीं लेता मैं तो ऐसा एक्सपेक्टेशन, हाँ, उससे बेहतर है कि अगर किसी की ऐसी सोच है, किसी अपने भाई की अगर ऐसा सोच है तो वो अपना प्लेटफॉर्म खड़ा करे, ठीक है ना, अपना प्लेटफॉर्म खड़ा कीजिए और बात कीजिए और जुड़िए। और जब यहाँ पे आइए तो आप किसी का मंच शेयर करने की बजाय आप अपना एक पर्सनालिटी लेकर आए, आपको बाकायदे इनवाइट किया जाए कि हाँ ये हमारे साथी हैं, काम कर रहे हैं, इस तरह से आइए, ठीक है। कभी ऐसी बातों के लिए ईगो मत रखिए, बल्कि आप सीधे सीधे अपना एक पर्सनालिटी डेवलप कीजिए, लोगों को जोड़िए, उनको जागरूक कीजिए और फिर यहाँ पे साथी बन के सीधे जुड़िए। तो वैसी बातों के लिए किसी को ईगो नहीं रखना चाहिए। और फिर यहाँ पे दीपक पटेल यहाँ लिखते हैं, बुरे काम होते हैं क्योंकि अच्छे लोग शांत होते हैं। हाँ, दीपक पटेल जी की ये बात बिल्कुल सही कहा है यहाँ पे इन्होंने कि जब अच्छे लोग शांत हो जाते हैं तो बुरे काम होते चले जाते हैं, लगातार होते हैं, आंखों के सामने होंगे। और कुछ लोग ये सोचेंगे कि मेरे घर में थोड़े हुआ है, पड़ोस में न हुआ है, गाँव में न हुआ है, और फिर उस व्यक्ति में कुछ कमी निकाल लेंगे, अच्छा हुआ उसके साथ ऐसा ही हुआ। तो जब ऐसी प्रवृत्ति समाज की होती है तो पूरा समाज जो है देश का 80-90% पिछड़ा, अति पिछड़ा, अंत्यज बना दिया जाता है एक एक करके, क्योंकि हर व्यक्ति यही बात सोच रहा होता है और हर व्यक्ति अपने से ही दुश्मनी रखता है, अपने से ही दुश्मनी रखता है। जब उस पर कुछ गलत होता है तो उसके साथ नहीं खड़ा होता है, बल्कि ये सोचता है कि अच्छा हमको ऐसा बोला था, बहुत बढ़िया हुआ, उसके साथ ऐसा हो गया तो, और उसके साथ आज होगा, फिर आपके साथ होता है, फिर वो खुश होता है, अच्छा बेटा मेरे पर तो बड़ा खुश हो रहे थे, लो तुम्हारे पर हो गया। तो ये जो प्रवृत्ति है ना, इसी प्रवृत्ति से पूरा समाज पीछे हुआ है। हमें यही प्रवृत्ति समाज की दूर करनी है। ये जो सोच है लोगों की कि हम कुछ भी हो, लेकिन समाज पे जब बात आएगी, पूरे बहुजन समाज भी, तो पूरे बहुजन समाज को खड़ा होने की जरूरत है। और हमें आपसी जो मनमुटाव है ना, उसको दूर करने के लिए हर व्यक्ति जो मेरा यहाँ लिसनर है, जो सुन रहा है, मैं सबसे कहता हूँ दोस्तों, कभी भी आपस में भाई के लिए जमीन से मत लड़ना। कभी भी अरे 1 इंच 2 इंच खुश होने दो ना, उसी को खुश हो जाने दो। आप समझदार हो, उसको खुश हो जाने दो, लड़ाई मत करना भाई। छोटी मोटी बात के लिए वो ज्यादा मैं कम या किसी तू मैं में मत पड़ो। सब भाई बहन हैं, हम सब भाई हैं, समझ रहे ना। नहीं लड़ना भाई मेरे। हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है, 1000 साल पुरानी लड़ाई है। इतने महापुरुष आए गए चले गए और हमारे समाज की स्थिति जो है दयनीय है। तो हमें आपस में नहीं लड़ना है, उस एनर्जी को बचाइए। अपना भाई, आपका भाई 2 शब्द बोल दिया, कोई बात नहीं, सुन लीजिए और उससे कहिए कि भाई कोई बात नहीं यार, तू बोल दिया लेकिन मैं तुझसे दुखी नहीं हूँ, तेरे साथ ही खड़ा रहूंगा तब भी मैं। बोलिए ना, उसको भी तो थोड़ा सा फील होगा ना कि यार मैंने कुछ तो बोल दिया, लेकिन ये तो देखो फिर भी मेरे साथ खड़ा होने की बात कर रहा है। थोड़ा सा तो उसको रियलाइज होगा ना। आप भाई हैं तो भाईपन दिखाइए। मैं सारे साथियों से कहता हूँ, आपस में लड़ना बंद कर दीजिए। ये लड़ाई इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। 1000 साल लंबी लड़ाई है और कहाँ हैं हम सब, देख रहे हैं आप। तो इसीलिए आपस की लड़ाई बंद कीजिए, तब हम देख पाएंगे ना समाज को। जो हम लोगों के बोधिसत्व हैं, जो शिल्प कला थी, उसी को ये क्या कहेंगे, ये हमारे देवी देवता हैं। 2 चेहरा हो गया, विदेशों में बुद्ध की बात करना और अपने देश में बोधिसत्व न कह के देवी देवता कहना। अच्छा, अब क्या होगा कि जब वो देवी देवता कहेंगे तो आप उन पर कटाक्ष करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। तो वो क्या कहेंगे कि ये हमारे देवी देवता का मजाक उड़ा रहा है। अब आपको फंसाया जाएगा,
जब आपको फंसाया जाएगा, आप फंसेंगे, तो इंटरनेशनली ये मैसेज किया जाएगा कि देखो ये तो हमसे बुद्ध की बात करता है, ये तो बोधिसत्व को मानता है, और इसके हमारे जो बोधिसत्व हैं इनका ये सब मजाक उड़ा रहे हैं। समझ रहे हैं, ये मैसेज आता है। आपको समझना होगा कि इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जिसको भी किसी को देवी देवता बना दिया गया है उस पर अभद्र टिप्पणी मत कीजिए। वो कोई देवी देवता नहीं है, वो हमारी शिल्प कला है, वो बुद्धिज्म के बोधिसत्वों की शिल्प कला है। तो इस चाल को समझिए, कितनी आसानी से फिर से शोषण हो रहा है। और फिर क्या कहेगा कि ये बुद्धिस्ट हैं। जो आपको सही इतिहास बताएगा उसको कहेगा बुद्धिस्ट हैं, और विदेश में जाके बिना बुद्धिस्ट हुए वो विदेश में बुद्ध की बात कैसे कर रहा है, ये भी सोच लीजिए। वो बिना बुद्धिस्ट हुए वो बुद्ध की बात विदेश में कर रहा है। आप यहाँ पे रह के सही इतिहास की बात करेंगे तो आपको बुद्धिस्ट कह के यहाँ नफरत पैदा कराया जाएगा कि देखो ये बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट प्रमोट कर रहा है। तो भैया बुद्धिस्ट प्रमोट कर रहा है तो पूरा का पूरा जो ब्रह्मनिज्म है उसने 9वां अवतार बुद्ध को क्यों बनाया? बुद्ध को प्रमोट करने के लिए या बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए 9वां अवतार क्यों बनाया गया बुद्ध को? तो ये एक खेल है, इस खेल को समझने की जरूरत है सभी बहुजन साथियों को। चले, हम लोगों के साथ मुक नायिका आ गई हैं, डॉक्टर मुक नायिका आ गई हैं जी। डॉक्टर मुक नायिका कैसी हैं आप? हाँ जी, नमस्कार। आप दोनों को सादर नमस्कार। जय भीम। जय भीम। मैं ठीक हूँ सर वॉइस क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो जी डॉक्टर मुक नायिका, आप सबसे पहले तो एक ये बात बताइए कि भारत में जो रेशनल थिंकिंग की बात आ गई है कि लोग तर्क वितर्क करें, जो जितनी भी सेट थियरीज जो हैं उन पर क्वेश्चंस की बात आती है कि उस पर क्वेश्चन उठाएं, तो आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ जो ये प्रॉब्लम है जातिवाद की, भेदभाव की, इसको खत्म करने में रेशनलिज्म मदद करेगा या कोई और तरीका है? जी सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच, इतना बड़ा मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए, मुझे बोलने के लिए। मैं उम्र में आप सब लोगों से बड़ी हूँ, परंतु ज्ञान में, तार्किकता में, अनुभव में आप सबसे बहुत कम हूँ, बहुत छोटी हूँ। तो आप सब लोग मुझे यूट्यूब पे लाए नहीं सर, ये सच है। मैं आजाद जी को भी अपना गुरु कहती हूँ, कई बार उनसे पर्सनली भी बोल चुकी हूँ। अरे नहीं मैम, आप हमारी गुरु हैं, ये कैसी बात कर रही हैं आप? चलिए ठीक है। तो हाँ जी, मैं आपके सवाल पे आती हूँ कि देखिए जो ये जातिवाद है, जातिवाद जिसको कोड़ कहते हैं, कोड़ कहें, कैंसर कहें, नेशनल शेम कहें, ये बहुत बड़ा अभिशाप है हमारे देश के लिए। और ये जुड़ा है, इसका पूरा जुड़ाव हमारा धर्म से है, और जो धर्म है उसका पूरा जुड़ाव हमारा कर्मकांड से है। और कर्मकांड का पूरा सीधा सीधा रिश्ता मैं जो मानती हूँ वो महिलाओं से। आप समझ रहे सर? तो ये जो जातिवाद है, कर्मकांड है, और जो महिला है, जब तक ये लोग जागरूक नहीं होंगी, ये लोग समझेंगी नहीं कि ये कर्मकांड का उन पर क्या असर पड़ रहा है, उनको किस तरह शास्त्रों में उनके खिलाफ क्या क्या बातें लिखकर उनको कैसे दबाया गया है, सालों सालों उनको जो उन पर थोपा गया है, जो नियम उन पर थोपे गए हैं, वो उनके लिए एक बेड़िया है। तो उसको वो जेवर समझकर आज तक फॉलो करती आ रही हैं, और जब वो पाखंड को, धर्म को फॉलो करती रहेंगी तो वो जातिवाद भी मानेंगी। ये मुझे दुख होता है, मैं आप इस पैनल पे कह रही हूँ कि पुरुष तब भी थोड़ा बहुत अगर कम कर ले, पर घर में जो जातिवाद सिखाया जाता है वो औरतें सिखाती हैं। जातिवाद जो बच्चों को सिखाया जाता है, छोटे छोटे बच्चे कहाँ से जाति सीख जाते हैं? कैसे उनको पता होता है कि किसके हाथ का खाना नहीं खाना, या कौन सा कप किसके लिए यूज होना, या किससे बात नहीं करना, किसके पैर नहीं छूना? ये जो शिक्षा है ये महिला ही अपने घर से अपने बच्चों को देना शुरू कर देती है। तो महिलाओं का जातिवाद परोसने में धर्म के कारण उनका बहुत बड़ा हाथ है। और अगर महिला धीरे धीरे तार्किक हो जाएंगी, सबसे पहले तो वो पढ़ेंगे तो उनका ज्ञान बढ़ेगा तो उनको अपने हक अधिकार और उन पर क्या क्या थोपा गया है वो उनको पता चलेगा। जब वो पता चलेगा तो शायद उनको पता चले कि जाति जैसी चीज है वो कितनी फालतू की चीज बनाई हुई है, फालतू की चीज थोपी हुई है। इसको अपनाने से ना अपनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हॉस्पिटल में कोई जाति नहीं पूछता, युद्ध के समय जब सैनिक होते उनसे कोई जाति नहीं पूछता, कोई सड़क पे मदद कर देता उससे कोई जाति नहीं पूछता। तो ये जाति घर में ही क्यों पूछी जाती है, घर में ही क्यों करी जाती है? मैं कई ऐसे को जानती हूँ कि हस्बैंड तैयार हो गया इंटरकास्ट मैरिज बच्चों के लिए, पर वाइफ नहीं तैयार। तो
मेरा ये मानना है कि जातिवाद अगर खत्म होगा, उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ होगा। अगर वो खत्म हो पाए धीरे धीरे, आप लोग के प्रयास से, आप लोग का भी प्रयास, मैं सुन रही थी आजाद जी को, महिलाओं को ही रैशनल बनाने में है, और मेरा भी प्रयास महिलाओं को ही रैशनल बनाने में है। डॉक्टर मुकनायिका जी, एक बात बताइए, अभी एक बात कही आपने कि हस्बैंड तैयार हो जाता है लेकिन महिला नहीं तैयार होती है, तो महिला भी दूसरे घर से आई होती है और जो बहू आएगी वो भी दूसरे ही घर से आएगी, तो दिक्कत क्या आती है फिर महिला को? वो तो कहीं ना कहीं दूसरे ही तो घर से आएगी ना। होती है। जी 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 जी, मतलब ऐसा नहीं तैयार होती है, इंटरकास्ट कास्ट की बात कह रहे हैं कि उसकी पसंद की। सास बहू का मतभेद तो चलता है, क्योंकि मन भेद होता है ना, उस कारण वो मतभेद चलता रहता है, अलग अलग विचारों के। 4 भाई बहनों का भी एक जैसा विचार नहीं होता, तो अगर सास बहू की बात आती है वो तो मतभेद चलता है। परंतु हाँ, वो दूसरे घर से आती है, वो भी दूसरे घर से आई होती है, उसको जो बर्ताव मिला होता है, जो रैगिंग मैं रैगिंग से इसको रिलेट करती हूँ, जो रैगिंग उसको अपनी सासू माँ से मिली होती है, सोचती हूँ कि वो सोचती है कि मैं ये परंपरा बना के चलूं। स्त्री के ऊपर परंपराओं का इतना बोझ है, सारा का सारा बोझ स्त्री के ऊपर डाल रखा है। वो एक लीगेसी है कि जो सासू माँ ने बता दिया कि इस तरह ये चीज करनी है, उस लीगेसी को उसे मेंटेन करना होगा। तो वो मेंटेन करने के लिए वो सारी चीज अपनी बहू पर थोपती है कि इस फंक्शन में साड़ी पहनना है, इस फंक्शन में ऐसा करना है, ये वाला फंक्शन में ऐसे ऐसे करना है। ये इस तरह बहू पर शायद सास, मैं भी सास नहीं बनी हूं, शायद सास एक ओवर पावर करने के लिए एक कि मैं अपनी सत्ता जमा के रखूं जैसे मेरी सास ने जमाई है। तो इस कारण बहू पर वो चीज करती है जो चीज शायद उस पर हुई। शायद, मैं हमेशा नहीं कहती हूँ कि हर घर में ऐसा होता है, शायद उसकी सास ने भी किया होगा, पर एक सुपरमेसी के कारण, क्योंकि सारा बोझ आपने औरतों के कंधों पर डाल दिया, घर की सुख समृद्धि का, बच्चों की बीमारी हानि का, किसी की मृत्यु का, हर चीज का आपने औरतों ने ऐसा कर लिया, इस वजह से ऐसा हुआ। सर, मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ। मेरे कजिन जेठ थे, वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। वो जब इंडिया आए, रेलवे में बहुत हाई पोस्ट पे उनकी ज्वाइनिंग हुई। 6 महीने ही बीते थे, शायद सामान लेने 6 महीने बाद आता है ना जो सामान, उसको लेने जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। तो मेरी ताई सास थी, वो रोते रोते, मतलब जब तक मर नहीं गई, वो जीवित रहते रहते रोते रोते कह गई, मैं इसे इतना मना कर रही थी कि बृहस्पतिवार को सर ना धो, इसने सर धो लिया और देखो मेरा बेटा मर गया। इसने बृहस्पतिवार, ये मानी नहीं, इसने सर धो लिया तो मेरा बेटा मर गया। अब सर, उसके बाद मैं जब भी अगर बृहस्पतिवार को गलती से सर धोती तो मुझे ताई जी जरूर याद आती हैं। तो इस तरह की घर की जितनी भी अनिष्ट और जितनी भी अच्छी बुरी चीज है वो औरतों के कंधे पे है। इस आशंका से, इस डर के कारण शायद वो इस बोझ को उठाने के लिए, मैं मजबूर तो नहीं कहूंगी, हाँ उनकी आदत कहूंगी कि हाँ आदत है, छोड़ना चाहे तो एक झटके में वो छोड़ सकती है। जी सर।